दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको पढ़ाना है दोस्तों एक नया एक्ट, जिसका एक्ट का नाम है, हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की, और एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्ट का नाम है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दोस्तों, ये ऐसा एक्ट है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी जिंदगी में भी काम आने वाला है, और 1881 में ये एक्ट लाया था। पर इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री जान के इसके प्रोविजंस को आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था, कैसे आया था, कब ये ड्राफ्ट हुआ था, कब ये बिल बना था, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में को आपको स्टार्ट कराना है, और हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं इसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ इसकी हिस्ट्री की। तो आप बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको समझना है। जब मैं आपको बोलूंगा कि आप लिखना चालू करो, जब मैं आपको दिखाऊंगा लिखने के लिए, तभी आप लिखना। अभी बस कुछ लिखना, अभी आपको सुनना है, क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है बस। दोस्तों, ये एक्ट जो था, ये जो एक्ट था, ये ओरिजिनली ड्राफ्ट करा गया था 1866 में। एक्ट ओरिजिनली ड्राफ्टेड, एक्ट ओरिजिनली ड्राफ्टेड, एक्ट ओरिजिनली ड्राफ्टेड in 1886। यहाँ तो 1866 में ड्राफ्ट करा था, और ये ड्राफ्ट करा था 1866 में, इसको ड्राफ्ट करा था। और ये लागू कब हुआ था? 1881 में, मतलब अंग्रेजों के जमानों में। 1947 में देश आजाद हुआ था दोस्तों। उससे पहले का, उससे पहले मतलब 18वीं सदी के अंदर तब हुआ था। आज 2020 चल रहा है, और मतलब 2020 के वो चल रही है, मतलब 2000 चल रहा है आप यहाँ पर, और वहां पर 2019वीं सदी और 18वीं सदी में ये बनाया गया था। 1866 के अंदर इसको ओरिजिनल ड्राफ्ट करता किसने? बाय इंडियन लॉ कमीशन। उस टाइम लॉ बनाने वाले होते थे इंडियन लॉ कमीशन। उस टाइम कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं होती थी, उस टाइम होता था इंडियन लॉ कमीशन, जो लॉ मेकर बनाते थे। जो लॉ आज के टाइम में लॉ कैसे बनता है? लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा नहीं चलता था, उस टाइम में था इंडियन लॉ कमीशन। क्या चलता था? इंडियन लॉ कमीशन। इंडियन लॉ कमीशन द्वारा लॉ बनाया जाता था उस टाइम के टाइम पे, ठीक है सर। तो दोस्तों, ये एक्ट जो है वो ओरिजिनली कब आया था? ओरिजिनली एक्ट जो आया था, ये एक्ट जो ओरिजिनली आया था, हैश नंबर 1 बना रहा हूँ। ये एक्ट ओरिजिनली आया था, ओरिजिनली ड्राफ्ट जब हुआ था, ये बिल बना था जब 1866 में बना था, और इसको बनाया गया था भाई इंडियन लॉ कमीशन। इधर क्या होता है? इंडियन लॉ कमीशन ये एक इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉ मेकर होते हैं, ठीक है। वहां पर इनमें लॉ बनाने का काम करते हैं। और दोस्तों, जब ये इधर ड्राफ्ट हुआ तो इस इंडियन लॉ कमीशन ने इसको, क्या करा दोस्त? इंडियन लॉ कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस करा। कहानी बहुत अच्छी है इसकी, हिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप अगर सुनोगे हिस्ट्री को तो काफी अच्छा समझ में आएगा आपको। ड्राफ्ट करा था 1866 में, इंट्रोड्यूस करा गया दिसंबर 1867 में, 1867 में इंट्रोड्यूस करा। दिसंबर 1867 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम ये लॉ बनाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाएंगे, और उधार पे भी माल बेचा जाएगा। दिसंबर 1867 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। सोचो ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, उधार पे माल नहीं चलते थे। भाई मान लेते हैं, आपने कहा कि कहते हैं यार आज मैं आपसे उधार पे माल खरीद लूं, और मेरे को सबूत नहीं है, तो मैंने क्या करा भाई, आपने मेरे से कहा पैसा मांगा है, मैंने कहा नहीं है। और जो पावर पार्टी है, जो एग्रीड पीड़ित पार्टी है, और जो पावर में है, जो मतलब ज्यादा अच्छी पार्टी, मतलब अच्छी पार्टी इन द सेंस कि देखा जाए कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो उसको तो गिरा देगा, दबा देगा भाई। अब आने लगे, आपसे मैंने लोन लिया और मैं थोड़ा शक्तिशाली हूँ, आप थोड़ा ऐसे वैसे शक्तिशाली नहीं कह रहा मैं, मेरे पे पावर ज्यादा है मान लेते, और आप पे कम है, आपको मैं दबा रहा हूँ, तो आप सबूत नहीं, आप केस नहीं कर सकते कोर्ट में, क्या करोगे? तो इसलिए उधार पर भी माल बेचा जाए, उधार पर भी ट्रांजेक्शन हुए जाए, इसलिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस करने को बोला कि हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे दिसंबर 1867। बिल कब बना था? बिल बना था दोस्तों, बिल बना था 1866 के अंदर। बिल मतलब बिल ड्राफ्ट हुआ था कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये चीज डालेंगे। एक बुक बना दी, बिल बना दिया। उस बिल बुक को किसको दिया भाई? इंडियन लॉ कमीशन को। पहले टाइम में लॉ बनाने के लिए इंडियन लॉ कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके लॉ बनता था। फिर इसको इंट्रोड्यूस करा गया दिसंबर 1867 के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस करा इन द काउंसिल, और इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको रेफर कर दिया सिलेक्टेड कमेटी को, रेफर टू अ सिलेक्टेड कमेटी।
रेफर टू अ सिलेक्टेड कमेटी, कमेटी को सेलेक्ट कर दिया, बहुत सारी कमेटी बनाई। पहले बोला कि भाई तुम इसमें पहले कहा कि तुम एक कमेटी को बोला कि भाई पहले तुम चेक करो कि सही है या नहीं है, फिर अगली कमेटी को, तो अलग अलग कमेटी को, सिलेक्टेड कमेटी को, अलग अलग कमेटी को उसको रेफर कर दिया, कहा कि चेक करो ये लॉ जो बना रहे हैं, जो बिल बनाया है, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सही है गलत है, लाया जाए नहीं लाया जाए, कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज फायदे घाटे लिमिटेशन क्या क्या है, मतलब सब बताइए हमें। तो अलग अलग सिलेक्टेड कमेटी को उसको रिफर करा। तो ये तो था पहला पॉइंट कि मान लो एक्ट जब ओरिजिनल ड्राफ्ट हुआ था 1866 में और बाय द इंडियन लॉ कमीशन द्वारा इसको ड्राफ्ट करा गया था, बनाया गया था। इसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करा किसमें, दिसंबर 1867 में इंट्रोड्यूस करा गया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको सिलेक्टेड कमेटी को, सिलेक्टेड कमेटी मतलब जो कमेटी सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कराया, भाई ये पर्टिकुलर कमेटी है, इनको रेफर कर दिया कि भाई ये लॉ पढ़ो आप और बताओ कि इसके अंदर कोई कमी है तो बताइए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताइए इसकी। तो उन्होंने ही बताया। सेकंड टाइम क्या हुआ, फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया, इसका हैश नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हो गया। हैश नंबर 2 पे देखते हैं अब क्या होगा, ध्यान सर। इस हैश नंबर 2 के अंदर लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, जब सिलेक्टेड कमेटी का वक्त पहुंचा तो जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, लोकल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन लोकल गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज करा, इस एक्ट को क्रिटिसाइज करा, मतलब इस एक्ट को इन्होंने क्या करा दोस्त, इस एक्ट को इसमें क्रिटिसिज्म करा। क्रिटिसिज्म मतलब इसके कमियां बताने लगे कि भाई इसमें ये कमी है, ये लोग है ना, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, क्रिटिसिज्म करती है कि भाई ये इसमें ये कमी है, ये नहीं आना चाहिए, ये सब करके इनको क्रिटिसिज्म करा बहुत ज्यादा। किसने करा, लोकल गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म करा, क्रिटिसिज्म कि ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसी ऐसी बात। तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने बहुत क्रिटिसाइज करा इसको कि भाई ये नहीं आना चाहिए, ये पर्टिकुलर बेकार है, हमारे इंडियन लॉ के अंदर बेकार रहेगा और इंडिया के अंदर बेकार ये चलेगा नहीं, ये सब बहुत सारे लिमिटेशन कमियां निकालने लगे। तो जो सिलेक्टेड कमेटी थी, क्रिटिसिज्म करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इस बिल को रीड्राफ्ट करा गया, रीड्राफ्ट करा मतलब दोबारा बनाया गया, बिल को दोबारा बनाया गया। और जो सिलेक्टेड कमेटी थी, बिल को दोबारा बनाया गया, और जो सिलेक्टेड कमेटी को रेफर करा था, उन्होंने बिल रीड्राफ्ट करा। तो बिल रीड्राफ्ट बाय सिलेक्टेड कमेटी, सिलेक्टेड कमेटी ने बिल को क्या करा दोस्तों, रीड्राफ्ट करा, सिलेक्टेड कमेटी ने बिल को क्या करा, रीड्राफ्ट करा, सिलेक्टेड कमेटी। और कब करा, इन 1867 के अंदर इसको रीड्राफ्ट करा गया, 1867 के अंदर इस बिल को रीड्राफ्ट करा गया। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो छोटी-छोटी जो अलग-अलग लोकल इलाकों में रहती थी, जो अलग-अलग पंचायत वगैरह होती थी ना, तो उन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करा कि भाई नहीं ये बिल नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, बेकार चीजें ये वो करके। तो जो सिलेक्टेड कमेटी को रेफर करा था, सिलेक्टेड कमेटी को वाले केस के अंदर, उसको बोला कि उनको बोला रीड्राफ्ट करा। और ये बोला किसने, ये बोला हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट ने कहा प्लस, हाई कोर्ट ने कहा और प्लस, और किसने कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स पता है आपको क्या है, ये आज भी है दोस्तों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहा जाता है चैम्बर की जगह, आयोग को चैम्बर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, ये आज भी है दोस्तों, बस नाम चैम्बर की जगह मिनिस्ट्री हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या होता है, जो मेन दिन कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार से रिलेटेड जो भी बिल वगैरह होता है तो वो ये देखता है। तो हाई कोर्ट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो चुका है, इन्होंने क्या करा दोस्त, इन्होंने क्या करा, इनको बोला कि भैया आप ये बिल दोबारा रीड्राफ्ट करो। किनको बोला, बिल रीड्राफ्ट करने को किसने बोला, हाई कोर्ट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। कॉमर्स का मतलब क्या, व्यापार बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बिल होते हैं, जितने भी ड्राफ्ट होते हैं, वो बनाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाता है आज के टाइम पर। तो पहले क्या था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई, इनको बोला कि आप ना रिकमेंड करा इनको कि भाई आप क्या करो, आप नया बिल बनाओ और बिल को रिवाइज करो दोस्तों। एक चीज यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर 1877 है, 1866 नहीं, 1867 में तो बिल बना था और बिल सिलेक्टेड कमेटी को भेजा। उन्होंने 10 साल बाद जाकर उन्होंने बिल को रीड्राफ्ट करा, मतलब रिवाइज करा, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए जिससे लोकल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज ना करे, इसको मना ना करे आने से, तो वो करा गया, ठीक है। और ये वाला जो बिल बनाया गया, ये बिल जो सिलेक्टेड कमेटी ने बिल बनाया, ये बिल भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा। जो पहले बिल बना वो भी नहीं पहुंचा फाइनल स्टेज तक, दूसरा बिल बनाया वो बिल, दैट बिल इज नॉट, ये बिल भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा, फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा। देख लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आने के लिए क्या क्या करना पड़ा इनको, फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा ये बिल।
तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले 1866 के अंदर एक बिल लाया गया और बिल ड्राफ्ट करा गया बाय इंडियन कमीशन, बाय इंडियन लॉ कमीशन। इंडियन लॉ कमीशन ने बिल ड्राफ्ट करा 1866 में, और ये कहा गया कि ये बिल लाएंगे और इसको इंट्रोड्यूस करा 1867। पहले तो बिल बनाया, बिल बनाने से बुक बनाई, रूल बुक, बिल बनाया, बिल बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, इसको लाया जाएगा तो इंट्रोड्यूस करा 1867 के अंदर, अगले साल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसको सिलेक्टेड कमेटी को रेफर करा, लोकल गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, उसके कारण की वजह से बिल को रीड्राफ्ट करा गया, दोबारा बनाया गया, और दोबारा बनाया गया 10 साल बाद। देख रहा हूं कितना टाइम लगा, 10 साल बाद। मतलब जब बिल बनाया था, पहला बिल ड्राफ्ट करा था, उसके बाद अगले साल ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, और लोकल गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म होने के बाद नई सरकार आई होगी, नया कुछ होगा, हर 5 साल सरकार तो नई सरकार आई होगी, तो वही ये दोबारा बिल को रीड्राफ्ट करा गया बाय द सेलेक्टेड कमेटी और रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट एंड द कॉमर्स ऑफ चैम्बर। और जो ये बिल बनाया गया दोबारा रीड्राफ्टेड बिल, इस रीड्राफ्टेड बिल को क्या करा भाई, दोबारा इसको परमिशन नहीं दी, फाइनल से हो जाएगी रीड्राफ्टेड। रीड्राफ्टेड बिल भी कहां नहीं पहुंचा दोस्तों, फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा। तो फिर क्या हुआ भाई, आओ जरा इस एच नंबर को लिखते हैं, देखो कहानी देख लो आप कितनी खतरनाक हुई है। एच नंबर 3 इन 1880 1880 में आ गया, 1880 में, इन 1880 1880 में दोस्तों ध्यान देना, 1877 में बिल रीड्राफ्ट होके और 3 साल बाद 77, 78, 79, 80 3 साल बाद इन 1880 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का सेक्रेटरी होता था, मतलब प्रेसिडेंट समझ लो स्टेट की। उस टाइम पे क्या होता था, स्टेट के प्रेसिडेंट नहीं, स्टेट के प्रेसिडेंट होता है, अलग अलग स्टेट का जो मेन चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं ना, अभी आपके टाइम वहां पर क्या होते थे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली के अंदर क्या है भाई, आपके पास दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, जो कि दिल्ली के जितने बिल बनते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम क्या होता था, स्टेट का सेक्रेटरी होते थे, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, वहां पर स्टेट के सेक्रेटरी होते थे। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने निकाला, कहा कि सर ये बिल दोबारा बनना चाहिए। 1880 में दोबारा बिल ड्राफ्ट करा गया, दोबारा बिल बनाया, और जो बिल बनाया गया था इस 1880 में, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बिल जो करा, ये दोबारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला बिल इन्होंने रेफर कर दिया, किसको रेफर करा दोस्त, इन्होंने जो बिल रेफर किया ना भाई टू न्यू लॉ कमीशन, न्यू लॉ कमीशन को रेफर कर दिया, न्यू लॉ कमीशन, मतलब पहले इंडियन लॉ कमीशन हुआ करता था, अब उसको हटा के न्यू लॉ कमीशन कर दिया, और उसको न्यू लॉ कमीशन के अंदर रेफर कर दिया न्यू लॉ कमीशन का ऑन द रिकमेंडेशन ऑन। फिर इनको बोला कि भाई बिल दोबारा बनाओ, रीड्राफ्ट करो, ये बिल दोबारा रीड्राफ्ट करो, ये बिल दोबारा रीड्राफ्ट करा जाएगा। मैं सारा बिल सुन लो, मैं सारा दोबारा एक बार दिखा दूंगा आपको, तब उतार लेना आराम से। ये बिल दोबारा रीड्राफ्ट कराए, और रीड्राफ्ट करने के बाद, रीड्राफ्ट बिल होने के बाद, दोबारा बिल रीड्राफ्ट करने के बाद न्यू लॉ कमीशन, पहला बिल किसने रीड्राफ्ट करा था, इंडियन लॉ कमीशन। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑर्डर निकाला कि भैया ये 1888 के जो बिल है दोबारा रीड्राफ्ट करा जाए, न्यू लॉ कमीशन को दिस की थी, और न्यू लॉ कमीशन ने इसको रेफर करके सेलेक्टेड कमेटी, क्योंकि जब भी कोई बिल बनता था सिलेक्टेड कमेटी से होकर, बिल बनाने का काम होता था इंडियन लॉ कमीशन का, और उसको रेफर किया जाता है सिलेक्टेड कमेटी को। आज के टाइम पे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 स्टेज है बिल बनाने का, एक्ट बनने के लिए। पहले सिलेक्टेड कमेटी हुआ करती थी, रेफर टू सिलेक्टेड कमेटी, सिलेक्टेड कमेटी को उसने अगेन रेफर कर दिया, सिलेक्टेड कमेटी को उन्होंने क्या करा दोस्त, रेफर कर दिया, और जब इस सिलेक्टेड कमेटी को रेफर करा गया तब इसको काउंसिल में प्रेजेंट करा गया, प्रेजेंट इन काउंसिल। सर काउंसिल क्या होता है, उस टाइम पे अंग्रेज हुआ करते थे दोस्तों, उस टाइम पे अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेज के जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, मेजर जो होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं जो अंग्रेज के जो होते हैं, तो वो काउंसिल बैठाते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं ना, जैसे आप देखोगे, अगर आप कहोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा में क्या होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम की बात है, 1880 भरी की बात है, 1880 की बात है, तो वहां पर क्या होगा, काउंसिल होते हैं, ये यहाँ पर बैठे होते हैं कौन, यहाँ पे बैठते हैं अंग्रेज जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं ना, अंग्रेज को बैठा, तो क्योंकि उस टाइम तो कब्जा था इंडिया के अंदर, उस टाइम कब्जा था भाई, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनकी अपनी शान हुआ करती थी, ठीक है। तो मेनली जो वो था अंग्रेजों का मतलब मेन था, तो प्रेजेंट करा गया
प्रेजेंट करा गया काउंसिल के अंदर। काउंसिल किसकी होती थी? अंग्रेजों की होती थी, ब्रिटिश की होती थी। जब काउंसिल प्रेजेंट करा तो ये बिल एक्चुअली पास हुआ फिर दोबारा। जब काउंसिल पर जाके तो पास जो हो गया बिल, और यहाँ पर 4 टाइम हुआ पास, चौथी बारी में पास, बिल वाज पास, बिल पास हो गया था, और बिल पास हो गया, और ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया 9 दिसंबर 1881 में। मतलब काउंसिल को 1881 में रीड्राफ्ट करा, सेलेक्टेड कमेटी को भेजा, इन वहां से 1880 से लेकर 1881 लग गया, पूरा 1 साल लग गया इस बिल को आने में। फिर दोबारा 9 दिसंबर 1881 में लाया गया, इसको रीड्राफ्ट करा और इसको इनैक्ट कर दिया। इनैक्ट मतलब लागू कर दिया, इनैक्टेड, इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया, इनैक्टेड कर दिया। कब इनैक्टेड कर दिया सर? 9 दिसंबर 1881 के अंदर। और सॉरी इनैक्टेड करा, लाया गया 9 दिसंबर, और इसको लागू करा। इनैक्टेड मतलब लाया कब गया, इनैक्टेड का मतलब है कब लाया गया, कब लाया गया। और लागू कब करा, उसको बोलते हैं केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स। कब लागू कराया गया? केम इनटू फोर्स मतलब कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ, कब से लागू हुआ मतलब लाया कब गया, मेनली बन कब गया था? 9 दिसंबर 1881 बन गया, और इसको लागू करा गया 1 मार्च 1882 में। 1 मार्च 1882 दोस्तों, जिस दिन इनैक्ट होता है, लागू नहीं, जिस दिन इनैक्ट होता है। कोई आपसे पूछे ना कि कब आया था, कब इसको लागू करा गया था, इनैक्ट मतलब कब लाया गया और कब लागू हुआ, ये कब बन चुका था पूरा कंप्लीट, कब पास हो गया था? 9 दिसंबर 1881 में। तो हमें ये डेट याद रखते हैं, 9 दिसंबर 1881 में। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये पर्टिकुलर आया कब था, एमसीक्यू पूछेगा, कहेगा भाई बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब लाया गया, कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ, और जनरल पब्लिक के अंदर वो 1 मार्च 1882 के अंदर लागू। देख लो आप, इसकी तो कहानी है। तो मैंने एक आपको हिस्ट्री सी बताई कि इनैक्ट का मतलब क्या होता है, कब लाया गया, मतलब कब ये पूरा बन चुका था, कंप्लीट हो गया था, 9 दिसंबर 1881 में लागू हो गया था, पर ये जनरल पब्लिक में नहीं हुआ था, अभी बस होने वाला था। पर 1882 में, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फरवरी, मतलब 3 महीने बाद इसको लागू करा गया। उसका थोड़ा लीगल प्रोसीडिंग होने के बाद 3 महीने बाद इसको लागू करा गया। तो 2 डेट आपको याद रखनी होगी, एक इनैक्टेड की और एक आपको केम इनटू फोर्स की। इनैक्टेड मतलब कब लाया गया, और केम इनटू फोर्स मतलब कब लागू हुआ जनरल पब्लिक। लो दोस्तों, अगर ये है चीज आपने सीख लिए तो आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, हिस्ट्री ठीक है। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, सामने देखेंगे मेरे साथ, सामने देखेंगे भाई, ये देखो हिस्ट्री मैंने यहाँ निकाली है। ये सारी लाइन जो मैंने आपको अभी, ये सारी लाइन जो दिख रही है आपको, दिखाएगा ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 की हिस्ट्री मैंने लिखवाई है इसके अंदर। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम तो पक्का बनाना है। इसलिए मैंने वो सारी बातें, हिस्ट्री देखो काम की नहीं होती, बिल्कुल काम की नहीं होती, बस समझाना था एक बार कि हिस्ट्री देखो, ये आपको बताना चाहते तो इसको उतार लो, इन्हीं आपको। अगर आप लिखना चाहते हो तो वेरी गुड है, बढ़िया है, लिखो, उसको समझो, एक बार पढ़ लो, लिख लिख कर पढ़ भी लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो हिस्ट्री आपके पास यहाँ पर देखिए एक्ट, ये पहला पॉइंट यहाँ लिखना आपको, ये फिर ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर पॉज करो, यहाँ पर करते जाओ, लिखते जाना। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पॉज कर लो भाई, फिर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, लास्ट ईयर अगर ये लिखना चाहते हो ये लिख लीजिए, अगर ये हिस्ट्री लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पोस्ट कर सकते हो आप, आराम से करो, कोई दिक्कत, आगे पीछे कर लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पोस्ट कर लो, यहाँ पोस्ट कर लो, और इसको पढ़ लेना सब। इनैक्टेड हुआ 9 दिसंबर 1881 में और फोर्स में आया 1 मार्च 1882 में। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपना। चैप्टर का नाम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स करैक्टर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते किसे है और उसका करैक्टर। एक तरीके से मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, एक तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको करा दिया। लो भाई निकालेंगे चैप्टर नंबर 1
क्योंकि मेरे हिसाब से चैप्टर है, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1। जिस हिसाब से मैं चैप्टर बना रहा हूँ उस हिसाब से आपको भी चैप्टर बनाने हैं। स्टडी मटेरियल में क्या है कोई इग्नोर करनी है, थोड़ी ऐड करें। चैप्टर नंबर 1 का नाम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये है हमारा चैप्टर। एक हिस्ट्री समझ में आई आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? हिस्ट्री समझ में आई दोस्तों या नहीं है? सर यस, हिस्ट्री मेरी क्लियर हो। हाँ, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम कब से। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैंने यहाँ पर डाली इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। करीब आपके पास इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले बेसिक खत्म करेंगे, फिर एडवांस में चलेंगे। बेसिक खत्म करना है। लिखना सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब इनैक्टेड, जिस साल इनैक्टेड होता है उस साल लिखा जाता है एक्ट के आगे, और जिस साल लागू होता है वो नहीं लिखा जाता, वो बस लिखा होता है कि लागू कब से होगा। जिस साल इनैक्ट होता है मतलब साल आप लाया गया लागू, मतलब हर जगह से पास हो गया जिस साल। प्राइमरीली कंटेन द लॉ related to negotiable instrument, kind contain the law related to negotiable instrument। कहता है दोस्तों इंट्रोडक्शन कहता है, देखो ये जो पर्टिकुलर एक्ट लाया गया ना, ये पता है किस पे बात करता है, किस पे प्राइमरी जो ये लॉ किससे रिलेट कर रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। ये पर्टिकुलर लॉ किससे रिलेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करेगा। अब सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर एक्ट जब लाया गया तो ये पूरा इसके प्रोविजंस, इसके लॉ पूरे के पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मतलब कंटेन द लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब अगर हमें आपको दो वर्ड का मतलब समझाया, नेगोशिएबल एक इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझा दिया तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे ये पर्टिकुलर लॉ किसके ऊपर बात करेगा। ठीक है, तो हाउ एंड डालेंगे एग्रीमेंट नेगोशिएबल। तो दूसरे तरह से देखिए आप, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ लिखेंगे नेगोशिएबल का मतलब क्या होगा, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, भी लिख सकते हो ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पूरे तरीके से पढ़ूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? अब कहोगे वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर नेगोशिएबल का वर्ड का मतलब है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब है डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट जो हम एक प्लेस से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, दैट डॉक्यूमेंट इज नेम एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? तो आप कहना सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम ट्रांसफरेबल है, जो ट्रांसफरेबल है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपने कभी सुना होगा चेक के बारे में। अब भाई आप चेक नहीं, आपने चेक एक इशू करा, चेक में लिखा भाई मैं आपको 5000 रुपए देगा, और चेक बनाया, और चेक बनाकर अरे सुना तो होगा कभी, चलो ठीक है मान लेते हैं कि चेक अभी कभी नहीं बनाया, कोई बात, सुना तो है चेक के बारे में। तो कभी आपने देखा होगा कि आपके पापा के पास या आपके फादर या मदर के पास चेक आया, या आपके फादर या मदर ने चेक दिया, तो देखो एक पर्सन ने एक डॉक्यूमेंट, चेक क्या है? वो डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन ने, आपके फादर ने आपको किसी और पर्सन को दे दिया, आपकी मदर ने किसी और पर्सन को दिया, किसी और पर्सन ने आपके फादर या मदर को दे दिया, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट
जो इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसे उस डॉक्यूमेंट को जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहूंगा। क्या क्लियर है नहीं? लो भाई, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? नेगोशिएबल का मतलब क्या है? नेगोशिएबल का मतलब है क्या? ट्रांसफरेबल। और डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड, अब ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे? तो मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, इंक्लूड क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड होंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर? पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, ये आपने अकाउंटेंसी में बिल, अकाउंटेंसी के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था, वही है कॉपी यहाँ पर। दूसरा प्रोमिसरी नोट, याद करो अकाउंटेंसी के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी तो वहां पर मैंने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन करी, वही डेफिनेशन यहाँ पर है कॉपी। और मैंने वहां पर बोला होगा कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो आपको पक्का पता चलेगा कि वही कॉपी डेफिनेशन यहाँ पर है। और लास्ट में तीसरा और चेक, क्या है दोस्तों? चेक। और भी बहुत सारे होते हैं जो मेन है, मेन, ये मेन डॉक्यूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी, पर मेन जो हम बात करने वाले नेगोशिएबल चैप्टर के अंदर वो इन्हीं दो तीन डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सेट्रा भी लगा देता हूँ कि और भी है, इसका मतलब ये नहीं है, और भी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड होगा, प्रोमिसरी नोट इंक्लूड होगा और चेक इंक्लूड होगा। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा अकाउंटेंसी का तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो पर आपको पक्का बताया भाई, थ्योरी जरूर बताएंगे आपको, ठीक है? चलो भाई, तो एक हेडिंग बनाता हूं नहीं, और हेडिंग का नाम देता हूं मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट में इंक्लूड क्या होगा वो बता दिया, मतलब क्या है डॉक्यूमेंट का वो सीखते हैं। भाई मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल में पढ़ना है, प्रोमिसरी नोट डिटेल पढ़ना है और चेक के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है सर? तो मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सीखते हैं। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? और दोस्तों डॉक्यूमेंट का मतलब सीखें। अब यहाँ पर आ जाता है, ऐसा लिखेंगे तो भाई पोस्ट समझ लो। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैंने सब लिखवा दिया था। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कहता है एनी रिटन डॉक्यूमेंट, कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। क्रिएटिंग अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को क्या देता है? अधिकार। क्या? आपने मेरे से पैसा लेना है, ठीक, मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा और मैंने ये लिखा कि सर मैं आपको इतने टाइम बाद, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको इतने टाइम बाद पैसा दे दूंगा, और ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको पकड़ा, और आप मुझे इतने टाइम बाद जब मैंने जो भी डेट लिखी होगी उस डेट पर आओगे, आप मुझसे पैसा लेकर चले जाओगे। तो जब मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, जब मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ उसमें कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट मैं आपको पकड़ा देता हूँ, तो आपके पास अधिकार आ जाता है कि उस दिन पर आप ये डॉक्यूमेंट का पैसा मेरे से डॉक्यूमेंट देकर पैसा ले लोगे। तो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। और ये क्या करता है? सम पर्सन, किसी पर्सन को क्या दे देता है? अधिकार दे देता है, राइट देता है। क्रिएटिंग राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। एक डॉक्यूमेंट लिखने का पर्पस क्या है? जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो मैं किसी दूसरे पर्सन को क्या देता हूँ? एक राइट दे देता हूँ किसी पर्सन को कि भाई आकर इस दिन से मेरे पैसा ले चाहिए, अगर नहीं दिया ना तो मेरे पे केस कर दिए। इलीगल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, क्या समझ आया? तो डॉक्यूमेंट क्या बोलेगा? तो डॉक्यूमेंट बोलेगा डॉक्यूमेंट एनी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कि दूसरे पर्सन को अधिकार दे दे आपसे पैसा मांगने के ऊपर। अब वो पैसा मांग सकते हो या कुछ और चीज, ठीक है? तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने कहा भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको 2 महीने बाद इतना पैसा दे दूंगा, तो आपको एक डॉक्यूमेंट पढ़ा दिया। अब आपके पास डॉक्यूमेंट जैसे मैंने दिया, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, और जैसे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया आपके पास अधिकार आ गया कि आप 2 महीने बाद मेरे से पैसा लेने आ जाओगे। दैट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे पर्सन को राइट दे दे, क्या दे दे? अधिकार दे दे, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। 10 इसके अंदर लिखा 10 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या समझ में आया? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी मीन a written document by which a right to give up to a person and which is transferable in accordance with the provision of the negotiable instrument act 1881। क्या मतलब है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैं कहूं एक लाइन में तो क्या है? आप कहोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है और दूसरे पर्सन को अधिकार दिया जाता है लिखकर। भाई अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको इतने दिनों बाद पैसा दे दूंगा, और आपको ये डॉक्यूमेंट दिया तो आपके पास क्या आ गया? अधिकार आ गया।
तो वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे क्या होता है, जो अधिकार क्लियर करता है किसी और पर्सन के लिए, किसी और पर्सन के लिए, के ऊपर नहीं, के लिए अधिकार क्लियर कर देता है, राइट क्लियर कर देता है, और उसके बाद अधिकार आ जाता है कि वो मेरे से पैसा लेकर इतने दिन बाद उसमें दिखा देता है, और वो अपने अकॉर्डेंस में किसी और को भी ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करके किसी दूसरे पार्टी से पैसा छुपवा सकता है। दैट्स कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पढ़ना, देखो लास्ट वाली लाइन क्या लिखा है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ रिटन डॉक्यूमेंट by which क्या लिखा है देखो यहाँ पर, by which a right is given, एक अधिकार दे देते हैं किसको, to a person, and किस पर्सन को, दूसरी पार्टी को, and which is transferable in accordance with the provision of the negotiable agreement। जिस तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा गया है उस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरी पार्टी को। मैंने आपसे कहा कि सर मैं एक डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, और ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, आपके बाद अधिकार आ गया 2 महीने बाद पैसा मांगोगे। आपने कहा सर आपने अपनी वाइफ को भेज दिया, या आपने अपने फादर को भेज दिया, अगर छोटे हो तो अपने फादर को भेज दिया, तो इस केस के अंदर क्या हुआ दोस्तों, इस केस के अंदर क्या हो गया, इस केस के अंदर फादर आपके फादर भेज पैसा मांगना सकते हैं, तो आपने क्या करा, अपना डॉक्यूमेंट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए करना, और उस डॉक्यूमेंट को जब आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी दूसरी पार्टी का अधिकार आ जाता है डॉक्यूमेंट लिखने से, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है। क्लियर है नहीं? मान गया सब। अगली हेडिंग बनाएंगे सर, अगली हेडिंग आपको बनानी, हेडिंग यहाँ लिखनी है, हेडिंग लिखने के बाद ये आपको यहाँ से यहाँ आपको उतारना है, ठीक है दोस्त, यहाँ से यहाँ आपको हेडिंग बनकर उतारना। अगली हेडिंग जो आपको लिखनी है, इस साथ से लिखेंगे हेडिंग नंबर 2, ठीक है ना। तो एक बार फिर दोबारा सीखते हैं और कहते हैं व्हाट इज नेगोशिएबल। अभी समझ नहीं आया तो सीख कर सकते हैं व्हाट इज नेगोशिएबल। समझ में आ गया, पर घुमा फिरा के मैं वही बात करूंगा, वो डॉक्यूमेंट जो इजीली प्राप्त हो, पर लैंग्वेज में अलग हो जाएंगे आप। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अच्छा सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी भी वही पढ़ रहे थे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और वो मेरी लैंग्वेज थी, वो मेरी लैंग्वेज थी दोस्तों, बड़ी सिंपल है। अब देखो फिर बात चलते हैं हम और सीखते हैं व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर। इन कॉमन पैरेलल्स, सबसे पहले समझो इन कॉमन पैरेलल्स का मतलब क्या है। अगर कॉमन पैरेलल्स का मतलब है कि हर सबके लिए एक जैसा, सबके लिए एक जैसा। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो मेरे लिए है वो सबके लिए भी एक जैसा ही है। अगर चेक जो चीज मेरे लिए है वो हर चीज सबके लिए भी एक जैसी चेक है, तो ऐसी चीज जो सबके लिए एक समान हो, सिमिलर हो, हर एक मेरे मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, एक चीज एक डॉक्यूमेंट जो हर एक पर्सन के लिए सेम ही है, सेम वैल्यू रखता है, सेम अधिकार रखता है, वो उसको बोलते हैं कॉमन पैरेलल्स। कॉमन पैरेलल मतलब सबके लिए एक समान माना जाएगा, सिमिलर माना जाएगा। पढ़े सर। इन कॉमन पैरेलल्स का मतलब ये एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, सारे पर्सन की बात कर रहे हैं। A negotiable instrument can be understood as a piece of paper. Negotiable instrument क्या है? एक piece of paper है, जो document piece of paper है, which entitled to a sum of money. एक sum of money देने का entitled कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि भाई मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ कितना पैसा दूंगा, या आपने डॉक्यूमेंट लिखा, आप कह रहे हो कि नहीं तूने मुझे तू प्रॉमिस, तू मुझे इतने महीने बाद पैसा देगा, आप कह रहे हो मुझसे कि सर आप मुझे इतने महीने बाद पैसा दोगे, या मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इतने महीने बाद पैसा दूंगा, ठीक है। piece of paper which entitled to sum of money and which is transferable from one person to another person, जिसमें जिस डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड बातें हो रही हो कि भाई तूने मुझे इतना सामान लिया, तूने मेरे से, अब तू मुझे इतना पैसा देगा, ठीक। और वो डॉक्यूमेंट इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जा सकता है बाय डिलीवरी से कर सकते हैं और बाय एंडोर्समेंट से कर सकते हैं। अब दोनों का मतलब क्या है आगे जाकर सीखेंगे, अभी समझ आएगा। बस दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, एक डिलीवरी के तौर पर, एक एंडोर्समेंट के तौर पर। दोनों का मतलब जो भी मैं समझाऊंगा उसको। The person to whom it is transferred has right to further transfer it, और जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है वो पर्सन भी आप फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट, एक पीस ऑफ पेपर, मैंने एक लेटर लिखा, उसमें मैंने लिखा कि सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये पैसा 1 लाख रुपए 3 महीने बाद इस दिन तारीख को दे दूंगा, और मैंने वो लेटर आपको थमा दिया। आपके पास अधिकार आ गया, आप मेरे को 3 महीने बाद जिस डेट पर लिखा उस महीने पैसे दे लोगे। आपने वो डॉक्यूमेंट फर्दर किसी को ट्रांसफर कर दिया, अब उसके पास भी जिसको ट्रांसफर किया उस पर्सन के पास भी अधिकार है वो फर्दर किसी को भी ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर ट्रांसफरेबल के लिए इनन्यूमरस है। इनन्यूमरस मतलब कितनी मर्जी बार आप ट्रांसफर कर सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट जो एक पीस ऑफ पेपर होता है
जो एक पीस ऑफ पेपर क्या करता है, अधिकार देता है, कुछ सम ऑफ मनी की बात पूरी होती है उसके अंदर, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, और जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है वो फर्दर दूसरे पर्सन को भी कर सकता है ट्रांसफर, इन न्यूमरस बार ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये डिलीवर करा जाता है, ये ट्रांसफर किया जाता है बाय द डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट, दोनों तरीके से डिलीवर ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी क्या मतलब है बाद में सीखेंगे, और उसी को कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बात समझ में नहीं आई? सिंपल लॉजिक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पीस ऑफ पेपर है जो जिसमें सम ऑफ मनी की बात हो रही हो, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जा रहा हो बाय डिलीवरी बाय एंडोर्समेंट, दो तरीके से, और जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है वो पर्सन भी फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये बातें को 5 पॉइंट में लिख दो। कौन कौन से पॉइंट था, कौन कौन सा पॉइंट है? 5 पॉइंट बताना। पहला, पीस ऑफ पेपर, क्लियर, एक पीस ऑफ पेपर है, सम ऑफ मनी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेने या देने की बात हो रही है, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी की बात हो रही है दोस्त, ये है की पॉइंट, सम ऑफ मनी की बात हो रही है। तीसरा, ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर, और जो था बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट, कितने तरीके से काम करेगा? दो तरीके से, डिलीवरी करके कर लो या एंडोर्स करके कर दो, दोनों का मतलब क्या सीखेंगे। और पांचवा, जिसको ट्रांसफर किया वो भी फर्दर ट्रांसफर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्दर ट्रांसफर, मतलब जिस बंदे को ट्रांसफर करा वो भी इसके बाद भी अधिकार है कि वो उसको फर्दर ट्रांसफर, और ये 5 पॉइंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। पर दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 13 क्या कहता है, ध्यान देना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 13 ये कहता है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोमिसरी नोट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, और चेक हो सकता है, पेबल आइदर टू ऑर्डर देकर पेबल कर लो, या और टू बियरर। ये ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पर सेक्शन 13 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोमिसरी नोट हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर 3 की मेन बात करी गई है इस चैप्टर में, 3 की ही मेन बात की है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, चेक हो सकता है, और इसको पेबल किया जाएगा बाय ऑर्डर या टू द बियरर। या ऑर्डर और बियरर का डिफरेंस मतलब क्या होता है वो सीखेंगे। टू ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या होता है वो सीखा जाएगा बाद में, पर अभी के लिए तो सेक्शन 13 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? हमने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोमिसरी नोट, हमने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और हमने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है चेक, जो कि पे करा जा सकता है ऑर्डर पे या फिर बियरर पर। अब ये क्या होते हैं वो सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, चीजें अभी स्टार्ट हुई है, आराम से सीखेंगे, हर एक बात बताऊंगा रहूंगा। आओ दोस्तों जरा पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कहता है अब प्रोमिसरी नोट। अब ये सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है? हमारा सेकंड चैप्टर जो होगा उसी मतलब होगा मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या फिर चेक हो, is payable to a order to the order or to which or to it is expressed to be payable to a particular person and does not contain a word prohibiting transfer or indicating or intention that itself is not transfer। क्या मतलब हुआ कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ये ऑर्डर पे पे किया जा सकता है। ऑर्डर जब बोलोगे तब, आपने बोला अभी पे कर तो अभी पे करना पड़ेगा ऑर्डर पे, टू विच इट एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पेबल होगा। जब आप बोलोगे ऑर्डर दोगे तब हम पे करेंगे, पर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रांसफर करने का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। कहीं भी एक वर्ड कंटेन नहीं होना चाहिए कि प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल प्रोहिबिटेड है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए प्रोहिबिटेड। फिर नेगोशिएबल कहां हुआ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये प्रोविजन लगा दिया कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो ऐसा प्रोमिसरी नोट, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा चेक जिसके अंदर आपने मना कर दिया, जिसे आपने ये लिख दिया वहां पर कि भाई आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते फर्दर, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर वो डॉक्यूमेंट में माना जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो वो होगा जिसके अंदर ट्रांसफरेबल के लिए प्रोविजन कुछ ना हो, प्रोविडेड ना हो, ना मना ना किया गया हो ट्रांसफरेबल के लिए, और ऐसी इंडिकेशन ना दी गई हो या ऐसा इंटेंशन नहीं हो कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, भाई देख ले देख क्या देखो देना, अगर तुम ट्रांसफर करना फिर मैं अगले बार से नहीं दूंगा। तो ऐसी इंटेंशन नहीं बिठाओ, ऐसे इंडिकेट मत करके दिखाओ कि अगला बंदा इसको ट्रांसफर ना कर पाए, तो ऐसा भी नहीं करो, ठीक है। या तो प्रोविडेड लिखो मत वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर ऐसा इंडिकेशन मत दो, या ऐसा आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा इसको ट्रांसफर ना कर पाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है दोस्तों? पेबल हो सकता है, मे बी पेबल टू और मोर पर्सन जॉइंटली, एक साथ पेबल हो सकता है। याद है आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखा था जॉइंट प्रॉमिस। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखा था, देखा होगा कि मान लेते हैं कि आपने सीखा होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था कि जॉइंट परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने चैप्टर पढ़ा था वहां पर लिखा था जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस में क्या होता था कि मान लो दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैंने चेक इशू कर दिया, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन को चेक दिया, तो क्या हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पे किया जा सकता है, मे बी पेबल टू और मोर पर्सन जॉइंटली, और इट मे बी पेबल इन अल्टरनेशन ऑफ वन और टू ऑफ सम ऑफ द सेवरल पर्सन। कहीं मतलब मान लेते हैं हमारे पास 8 पर्सन है जिनको पेमेंट करनी है, तो मैंने कहा भाई 8 को कैसे करूं, 8 को 8 इकट्ठा भी कर सकता हूं या 8 में से कोई एक भी कर सकता हूं। ये कहना चाह रहा है कि आप दो या दो से ज्यादा पर्सन को भी कर सकते हो जॉइंटली एक साथ कि भाई 8 आ जाओ, ये लोग चेक पकड़ लो, ऐसे करो फोटो खींचने वाले का, ठीक है। और या फिर आप में से कोई एक आ जाओ और एक लेके चेक दे दो, या तो सारे पर्सन को कर सकते हो जॉइंटली या अलग अलग पर्सन को भी करा जा सकता है, ठीक है, या उन सबों में से कोई एक को भी किया जा सकता है। क्लियर है नहीं है? पेमेंट की बात करें यहाँ पर थोड़ी बहुत, यहाँ पर तो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी है क्या क्या होता है। अब दोस्तों एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखो, एक सेलर है, सेलर सेलर ने गुड्स बेचे उधार पर 1 लाख रुपए के टू दी बायर, एक बायर को गुड्स उधार पर बेचे, ठीक है सर, ये हुआ। एक सेलर ने एक बायर को गुड्स उधार पर बेचे, ओके सर, फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा होगा भाई, सेलर ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें लिखा मैं बायर को 1 लाख के गुड्स में, लिखा देख लो क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट में, ये लिखेगा जो पीस ऑफ पेपर होगा ना उसमें ये लिखेगा मैंने बायर को 1 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं। अब बायर मुझे ये बायर मुझे मेरे कहने पर किसी और को पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ। मेरे कहने पर मुझे या फिर किसी और को पेमेंट करेगा 3 महीने बाद। क्या मतलब है, क्या लिखते हैं ध्यान, तो नहीं लाइन जो पढ़ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूँ, मैं सेलर हूँ, बायर, मैं लिखूंगा मैंने बायर को 1 लाख के गुड्स उधार पे दे दी, मतलब आप, और ये बायर मेरे कहने पर मुझे या फिर मेरे कहने पर किसी और को पेमेंट करेगा 3 महीने बाद। तो मतलब मेरे कहने पर मुझे कर दे पेमेंट, या मेरे कहने पर, मैं कह रहा हूँ बायर मुझे ना करके इस बंदे को पेमेंट कर दे, तो उसे कर देगा पेमेंट 3 महीने। और ऐसे डॉक्यूमेंट में एक साइन मेरे होंगे, एक साइन सेलर के होंगे, एक बायर के होंगे, इसकी 2 कॉपी जाएगी। एक कॉपी जाएगी सेलर के पास जिसको हम BR बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और एक कॉपी जाएगी बायर के पास जिसको बोलते हैं BP बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर। बोला जाता नहीं, बोला जाता बिल रिसीवर, ठीक है। पर प्रोमिजर प्रोमिजी भी हो सकते हैं, इसको प्रोमिजरी नोट भी डाल सकता है। तो अभी मैंने BR और BP की बात करी, थोड़ी बहुत मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूँ बस, आपको ज्यादा नहीं। मेरे को पता है कि आपने बिल चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बातें लिखी आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे या फिर मेरे कहने पर किसी और को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे या फिर मेरे कहने पर ऑर्डर आ गया किसी और को कर देना पेमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। जब बोला जाता है मुझे या मेरे कहने पर किसी और को पेमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, चेक की फोटो। एक बार नेट ऑन कर लेते हैं। तो चेक के बारे में मैंने बताना है आपको, चेक। तो सर चेक के बारे में देखते हैं। चेक मैं यहाँ पर सर्च करा, लो दोस्तों सामने दिख गया चेक आपके पास, और मैं चलता हूँ इमेजेस पर। ये देखिए चेक की कुछ इमेजेस, और मैं चेक की इमेज खोलता हूँ मैं, और मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूँ, और ये इंडिया का चेक नहीं है, ये रहा। सर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, क्या दिखा है, और बियर, क्या दिख रहा है थोड़ा सी, और बियर। आप एक इसको देखना है एक बार, है ना, देखना थोड़ा सा एक बार, तो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये, और बियर चेक कर देख लो आप, क्या लिखा हुआ है, और बियर या धारक को मतलब, और बियर है, चेक का है, चेक दिखा रहा हूँ मैं आपको, चेक है और क्वेश्चन है कि यूको बैंक का चेक है, और क्या है, क्या लिखा है, हर चेक के पीछे लिखा होता है और बियर, ठीक है। और देखिए एक बार और चेक, एक बार देखो, या दोस्तों क्या लिखा है, और ऑर्डर, और ऑर्डर मेरे कहने पर,
मेरे कहने पर अदा करे। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है दोस्तों? अदा करे। आगे देखो और ये तो इंडियन चेक जो होंगी, चेक करो, कैनरा बैंक का चेक है और यहाँ क्या लिखा है? और बियरर। दिख रहा है आपको? मतलब हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, चेक के अंदर क्या वर्ड लिखा जाता है? और बियरर लिखा जाता है। अब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या दोस्तों? बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज ये तो ऐसे बनाया है सर, ये तो ऐसे बनाया है। बड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मिला हमें, एक्चुअल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, एक लेना बड़ी मुश्किल से, ध्यान देना। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज असली, जैसे होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एट 120 डे, 120 दिन बाद, फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड अनपेड पे टू, किसको पे कर रहे हैं? सिटी बैंक को। और ऑर्डर, क्या लिखा है? और ऑर्डर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ये तो दिख रहा है आपको? ये और ऑर्डर का मतलब क्या? और ऑर्डर सम ऑफ मनी पे। ये है दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा होता है। मेरा यहाँ पर जो वर्ड दिखाना चाहता हूँ मैं, ऑर्डर और बियर का वर्ड यूज करा जाए। तो ये ऑर्डर और बियर का वर्ड क्या है? मतलब जरा ध्यान दें। आओ सर, मैं ऑर्डर में कितनी बार क्यों दिखाई? क्योंकि मुझे ये बताना है मीनिंग ऑफ बियर। मीनिंग ऑफ बियर का मतलब क्या होता है? देखिए हर बार यूज होने वाला है मीनिंग ऑफ बियर। देखो राम ने एक चेक इशू करा, अभी मैंने बताया राम की तक लिखा था टू करके डैश लिखा था, सामने लिखा था और बियर या और ऑर्डर। बात देखिए, चेक करा इशू टू श्याम, श्याम को चेक इशू करा। Whenever राम इशू अ चेक, जब राम ने whenever राम इशू अ चेक, राम ने एक चेक इशू करा शाम को। अब राम ने जब शाम को चेक दिया तो शाम कहाँ पहुंचा? शाम बैंक के पास पहुंचा और बैंक वाले को चेक दिखाया। मैंने आपको चेक दे दिया, ठीक है, आप चेक लेकर बैंक गए। मैंने अपना चेक बोला, मैंने ले भाई 5 लाख का चेक, जाकर बैंक से ले। अब मेरा चेक आप बैंक के पास जाएंगे, कि बैंक वाला आपको पैसे देगा? हाँ, बैंक वाला आपको पैसे देगा, क्योंकि वर्ड लिखा होता है बियर में। उस बियर का मतलब क्या होता है? उस बियर का मतलब है कि बैंक वाला ये एज्यूम कर लेगा, ये मान लेगा, बैंक वाला जैसी शाम, मतलब जैसी आप मेरा चेक लेकर गए बैंक के पास, बैंक को दिखाया और बोला मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक वाला आपको पैसे दे देगा, क्योंकि वर्ड जो लिखा होता है बियर लिखा होता है। बियर का मतलब क्या होता है? बैंक ये एज्यूम कर लेगा कि आपने बैंक को ऑर्डर दिया है। बैंक को आपने क्या दिया है? ऑर्डर। ये बैंक एज्यूम कर लेगा। अगर आपका चेक कोई दूसरा पर्सन लेकर आता है मेरे पास में बैंक में, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, उसके हाथ चेक भिजवाकर मुझे ऑर्डर दिया है, कि मैं उसको पैसा दूं मेरे से बिना पूछे। दैट इज द मीनिंग ऑफ बियर। मतलब चेक इतना सेफ नहीं है दोस्तों, चेक इतना सेफ नहीं है। अगर आप 5,000 रुपए का चेक लिखो, साइन करके दे दो ना किसी को, और वो आकर बैंक से पैसा ले ले, तो निकाल लेगा आपसे बिना पूछे। क्योंकि उस वर्ड का मतलब समझो, उस वर्ड का मतलब धारक को, धारक को, धारक को मतलब क्या था? बियर का मतलब वर्ड का मतलब है धारक को। इसका मतलब क्या है? मेरे कहने पर आप जिसको, जो पर्सन मेरा चेक लेकर आएगा, उस पर्सन को आप पेमेंट कर देना, ऐसा आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो। वर्ड का मतलब समझो। उस वर्ड का मतलब है, बियर वर्ड का मतलब है कि आपने जिसको भी चेक दिया है, आप चेक से चेक बैंक में पहुंचा, तो बैंक वाला उस वर्ड से ये मान लेगा, आप भले बोलो ना बोलो फोन करके, कौन करके नहीं, वो एज्यूम कर लेगा बैंक से, डीम्ड का मान लेगा क्या? कि आपने ऑर्डर दे दिया, किसी और के हाथ चेक भिजवा कर आपने ऑर्डर दिया कि मुझे इसको पैसे देना, वो पैसे दे देगा। दैट इज कॉल्ड बियर। मेरे कहने पर मुझे, या मेरे पर कहने पे किसी और को, धारक को, जो मेरा चेक लेकर आएगा वो है धारक। मेरे कहने पर मुझे या मेरे कहने पर धारक को पैसे दे देना, बैंक को ऑर्डर मिलता है ऐसा। इस वर्ड का मतलब है ऑर्डर देना। इस वर्ड का मतलब क्या? ऑर्डर। ऑर्डर बाय दी अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक। बैंक का जो भी अकाउंट होल्डर का, वो अपना चेक किसी और को देगा, वो पर्सन मेरे चेक लेकर आया, तो मैं डेट पढ़ते ही अगर मैंने आपके साइन देखे, तो मैं ये समझ लूंगा कि आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, आपने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि बैंक भैया अब इसको पैसे दे देना, मेरे से बिना पूछे, पेमेंट कर देना मेरे से, मुझसे बिना पूछे। दैट इज द मीनिंग ऑफ बियर। तो अगर आपने कोई चेक दिया मुझे और मैं बैंक के पास गया, गलती से आपने कोई चेक साइन करा और साइन करके उसमें 5,000 की वैल्यू डाल दी और आपका गिर गया चेक में, अब मेरे को मिल गया वो चेक, मैं जाऊंगा बैंक में पैसे निकालेंगे, कैश करवा लूंगा आपको, क्योंकि जैसे ही मैं बैंक में चेक दूंगा, बैंक वाला आपसे नहीं पूछेगा फोन करके क्या भाई आपका चेक आया, दे दूं क्या पैसे, नहीं पूछेगा। उस वर्ड का मतलब ही समझो।
उस वर्ड का मतलब उस वर्ड लिख के चेक के अंदर वो वर्ड लिखते ही जहां ऊपर दिया कि आपने किसी हाथ के ऑर्डर का चेक भिजवाया होगा और मुझे ऑर्डर दे दिया, मुझे पैसे देने तो पैसे दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड बैंक बैंक इज उसको कहते हैं बियरर वर्ड। बियरर मतलब समझ में आया? क्लियर है? तो बियरर वर्ड, एक वर्ड जो लिखा है बियरर, इसका मतलब है कि अकाउंट होल्डर ने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि पैसे दे देना, मेरे चेक लेकर कोई भी आए तो। ये इतना बड़ा वर्ड मतलब है इसका। बियरर वर्ड का मतलब कहीं बार पर लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपने आपने बैंक को ऑर्डर दे दिया। इस पूरे छोटे से वर्ड का मतलब बता रहा हूँ कि आपने उस वर्ड का मतलब ये इंटरप्रेट करूंगा, मैं बैंक मैं हूँ और मैं उस वर्ड का मतलब ये मानूंगा कि आपने मुझे उस वर्ड का मतलब मानूंगा। आप मुझे फोन करके नहीं बोलोगे, फिर कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे, आप किसी और के चेक भिजवाओगे और चेक मेरे होने बट बियरर वर्ड का मतलब समझ लूंगा कि आपने मुझे ऑर्डर दे दिया कि मेरे को किसी और के को पेमेंट करनी, जिसको आप चेक लेकर आए, जो आपका चेक लेकर आया उसको कहते हैं बियरर, उसको कहते हैं बियरर। दोस्तों यही तो समझाना चाह रहा हूँ। बियरर वर्ड का मतलब क्या है कि बियरर छोटे से वर्ड का मतलब है कि आपने ऑर्डर दे दिया किसी दूसरे पर्सन को कि मेरे बिहाफ पर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक या कोई प्रोमिसरी नोट लेकर आया तो ये पैसा उसको दे देना मुझसे बिना पूछे। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ बियरर एंड ऑर्डर। क्या समझ में आया नहीं आया? तो आप आगे जाकर ये बता दूंगा बियरर ऑर्डर का मतलब। अभी यह थोड़ा सा क्लियर हुआ, आगे जाकर और देखना जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा ना, फिर प्रोमिसरी नोट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बियरर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। अगली क्लास के अंदर आपको कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, एक बार रुकना। हाँ भाई, आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक वो सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगली क्लास के अंदर दो कॉन्सेप्ट चलेंगे हमारे, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलेगा, ठीक है, और एक टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलेगा। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलेगा और क्लासिफिकेशन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये दोनों खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो बड़ी होगी थोड़ा। देखो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, तो क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स, ठीक है, तो वो आपके क्लास में अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर काफी बड़ी होने वाली है, या तो सारे इकट्ठा करा दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में होगा ये क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। बढ़िया, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुल आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ में आई होगी और एक्चुअल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बियरर ऑर्डर का समझ में आया। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।